गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम जेंडर, विद्यालय एवं समाज, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शारीरिक अशक्तता संबंधी पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियों की समालोचना तथा निष्पक्षता एवं समानता। तो इसके अंतर्गत जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति समाज के अंदर होते हैं, तो उसके संबंध में समाज के अंदर जो भी पूर्वाग्रह की धारणाएं प्रचलित हैं या फिर रूढ़िगत धारणाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण समाज में इनके साथ अर्थात शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें कई बार अनेक अवसरों पर अपमानित भी होना पड़ता है, जिसके कारण इनका मनोबल टूट जाता है और ये अपने आप को असहाय समझना शुरू कर देते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि शारीरिक रूप से अक्षम जो भी व्यक्ति हैं उनके कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए और एक शिक्षक को इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समाज में इनको उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बारे में समाज में जो भी पूर्व प्रचलित धारणाएं हैं या फिर रूढ़ियाँ पाई गई हैं, उनको दूर करने हेतु एक शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा समाज के अंदर इन व्यक्तियों को सम्मानजनक स्थान मिल सकता है। तो जैसा कि शारीरिक अशक्तता या विकलांगता की स्थिति में समाज में बालक, युवा या वृद्ध सभी व्यक्तियों में यह शारीरिक अशक्तता या विकलांगता की स्थिति देखी जा सकती है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि विद्यालय के अंदर कोई व्यक्ति अपाहिज है, अर्थात उसका एक पैर सही ढंग से काम नहीं करता है, पैर कमज़ोर है या फिर पोलियो से ग्रसित है या फिर अन्य कारणों से उसमें कोई शारीरिक अशक्तता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह खेल कूद में भाग लेने योग्य वो नहीं होता है तथा एक तरह से वो अपने आप को समाज पर बोझ समझना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार जैसे कि मान लो किसी एक व्यक्ति की आँख में दृष्टि दोष है, अर्थात वह उसकी एक आँख जो है व्यक्ति की मान लो खराब है, तो यह माना जाता है कि उसका जो विकास है वो सामान्य छात्र की तरह नहीं हो सकता। तो समाज में ऐसा व्यक्ति किसी भी शुभ कार्य के समय अगर आगे आ भी जाता है तो भी अपशकुन मान लिया जाता है और इन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का तिरस्कार किया जाता है, जबकि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। तो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति किसी भी कारण से हो सकता है। तो इस प्रकार के पूर्वाग्रह हमारे समाज में प्रचलित हैं, जिसके कारण शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति को समाज के अंदर सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाता है और इन व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। तो समाज में उनको विकास के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में शिक्षक का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह समाज में प्रचलित
पूर्वाग्रह की जो भी धारणाएं हैं या फिर रूढ़िगत जो धारणाएं समाज के अंदर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या विकलांग व्यक्तियों के प्रति पाई जाती है, तो इन सब पूर्वाग्रह की धारणाओं को दूर करने में शिक्षक को प्रयास करने चाहिए। और एक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व भी है कि वह इन्हें समाज के अंदर सम्मानजनक स्थान दिलवाए, ताकि ये वर्ग भी समाज के अंदर आगे बढ़कर अपना नाम और समाज का नाम रोशन कर पाए। तो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो कार्य है वह शिक्षक अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि शिक्षक जो है बुद्धिजीवी वर्ग का माना जाता है। अतः एक शिक्षक को शारीरिक अशक्तता संबंधी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं को समाप्त करने हेतु उसे निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नंबर 1, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। तो एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि समाज में जो व्यक्ति अशक्तता से युक्त है उनके प्रति उसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और समाज के व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के प्रति सदैव जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य है कि इन व्यक्तियों के प्रति जो भी नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे समाज के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण इनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है या फिर इन्हें कई बार तिरस्कृत भी होना पड़ता है, तो शिक्षक को लिए यह आवश्यक हो जाता है कि समाज इनके प्रति सकारात्मक रवैया रखे। इसके लिए उसे हर संभव प्रयास करने चाहिए, जिससे कि इन्हें सामान्य व्यक्तियों की तरह ही समाज में स्थान मिल पाए। तो इससे जो समाज है फिर इन व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेगा। तो इसके बारे में भी शिक्षक को यह सिद्ध करना चाहिए कि ये व्यक्ति भी सामान्य व्यक्तियों की ही तरह कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन व्यक्तियों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को खोजा जाए और इन्हें अवसर उपलब्ध करवाए जाए, तो ये भी समाज में आगे बढ़ सकते हैं तथा सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो इस प्रकार शारीरिक अशक्तता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण एक शिक्षक अच्छी तरह से समाप्त कर सकते हैं, और जिससे कि लोगों में इन व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। ये शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या फिर जो विकलांग व्यक्ति हमारे समाज में पाए जाते हैं, तो इन्हें भी समाज के अंदर सिर उठाकर चलने का साहस मिल पाएगा। तो इस प्रकार एक शिक्षक का कर्तव्य है कि इन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज में जो भी नकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है वह इस दृष्टिकोण को बदले तथा लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करे कि ये व्यक्ति भी समाज के अंदर सामान्य व्यक्तियों के ही जैसे कार्य कर सकते हैं। इनमें भी बुद्धि पाई जाती है, बल्कि इनमें बुद्धि का विकास भी अधिक रहता है, तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इनके मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है, जिसे कि एक शिक्षक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर इन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का ज्ञान। नंबर 2 पर है उत्तरदायित्व का ज्ञान।
तो एक शिक्षक को सदैव अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रखना चाहिए तथा समाज के व्यक्तियों को भी उनके उत्तरदायित्व का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो शारीरिक रूप से अक्षम से युक्त छात्रों को अधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, अर्थात इन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि ये स्वयं का अपना कोई स्वरोजगार चला पाए। तो यह शिक्षक का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार एक सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति को भी स्वयं अपने उत्तरदायित्व की भावना समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो जितना बन पाए उसकी उससे सहायता करनी चाहिए, न कि नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करना चाहिए। तो अगर हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व की भावना को समझेगा, अर्थात अक्षम शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति की मनोभाव को मन से समझेगा, तो उसमें मानवता का दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और वह व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए भी तत्पर होगा। तो जरूरी है कि उत्तरदायित्व की भावना का जो ज्ञान है एक शिक्षक को भी होना चाहिए और आम जन सामान्य जो व्यक्ति हैं उन्हें भी अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से इन व्यक्तियों का सहयोग किया जाए ताकि ये व्यक्ति भी समाज में आगे बढ़ पाए और इनमें भी आत्मसंतोष आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत हो पाए। तो जरूरी है कि इन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अगर इन्हें सही समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तो इन्हें भी समाज के अंदर अपना और अपने परिवार का विकास करने में सहायता मिलेगी। इससे इनमें लोगों में भी मानवीय गुणों का विकास होना जरूरी है। नेक्स्ट है सहयोग की प्रवृत्ति का विकास। सहयोग की प्रवृत्ति का विकास। तो इस प्रकार शिक्षक को सर्वप्रथम अपने मन में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों एवं व्यक्तियों के प्रति सहयोग की भावना विकसित करने का सदैव ही प्रयास करना चाहिए। तो समाज के व्यक्तियों को भी ऐसे व्यक्तियों के सहयोग के लिए प्रेरित एक शिक्षक अच्छे से कर सकता है। जैसे कि एक छात्र अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराता है या फिर वृद्ध व्यक्ति की सेवा करता है या फिर किसी अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह का सहयोग अगर वो प्रदान करता है तो ऐसे छात्रों को स्कूल या महाविद्यालय के स्तर पर जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है तो इन छात्र छात्राओं को जिन्होंने कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की, चाहे वो पैर से अपाहिज है या फिर दृष्टि दोष है या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति है, अगर इनकी सहायता इन छात्र छात्राओं के द्वारा की जाती है तो शिक्षक को स्कूल या महाविद्यालय के स्तर पर जब भी कोई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति को स्कूल या महाविद्यालय में आमंत्रित कर उन्हें मुख्य पद पर बुलाना चाहिए और उनसे पुरस्कार छात्र छात्राओं को दिलवाने चाहिए। तो इससे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित कर छात्र छात्राओं को जिन्होंने इनकी सहायता की थी उन्हें पुरस्कार देकर इन छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि दूसरे छात्र छात्राओं के मन में भी इन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सहयोग करने की भावना जागृत हो, वे भी समाज के अंदर इन व्यक्तियों की मनोभावना को समझ पाएं ताकि समाज के अंदर इनके साथ जो भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है
या फिर इनके प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है उसे दूर किया जा सके। तो इस कार्य में जो शिक्षक है अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, अर्थात स्कूल या महाविद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत जिन छात्र छात्राओं द्वारा इन व्यक्तियों का सहयोग किया जाता है उन्हें उचित पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों का विकास जो कि एक शिक्षक अच्छे से कर सकता है। तो शिक्षक को स्वयं अपने अंदर मानवीय मूल्यों का विकास करना चाहिए। दया, प्रेम, सहयोग, मानवता, धर्म, तो इन सब मूल्यों को एक शिक्षक के अपने अंदर विकसित करना चाहिए और यही मानवीय मूल्य समाज के व्यक्तियों में भी प्रचारित करने चाहिए, जिससे वह मानवता का दृष्टिकोण रखते हुए स्कूल या महाविद्यालय के अंदर जो विकलांग छात्र छात्राएं हैं उनके प्रति जो छात्र हैं आत्मीयता का दृष्टिकोण रखें और सामान्य छात्रों की तुलना में भी शिक्षक को इन छात्र छात्राओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए और जो सुविधा बन सकती है इन छात्र छात्राओं के लिए, अर्थात शारीरिक रूप से अक्षम छात्र छात्राओं के लिए जो भी सुविधा एक शिक्षक के द्वारा दी जा सकती है वह उसे प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात छात्रवृत्ति की सुविधा एक विद्यालय के स्तर पर विकलांग छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती है। तो इसके लिए शिक्षक इन्हें प्रेरित करके विकलांग छात्र छात्रा को उनके जो छात्रवृत्ति के फार्म है वह उन्हें समय पर भरवा कर समाज कल्याण विभाग में इसको ऑनलाइन जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा भी अतिरिक्त सुविधाएं भी जो कि विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर संभव हो सके वह इन्हें प्रदान करनी चाहिए, चाहे वह समस्या इनकी आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो। तो आर्थिक समस्या का समाधान, अर्थात जो छात्र विकलांग है वह पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो एक शिक्षक का ये कर्तव्य है कि किसी तरह उसको आर्थिक सहयोग प्रदान करवाया जाए और ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज में आगे बढ़ पाए। इसलिए मानवीय मूल्य का होना शिक्षक में अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ समाज के व्यक्तियों को भी शिक्षक को बताना चाहिए कि उन्हें हर संभव प्रयास करना चाहिए इन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों या विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए। उन्हें हर संभव प्रयास करना चाहिए, इसके लिए जितना बन सके इन्हें सहयोग देना चाहिए। तो इस प्रकार मानवीय मूल्यों का विकास एक शिक्षक में भी होना चाहिए और यही मूल्य समाज के व्यक्तियों में भी प्रचारित किए जाने चाहिए ताकि सही समय पर इनकी सहायता की जा सके और ये भी जो व्यक्ति हैं समाज के अंदर सम्मानजनक जीवन जी पाए। नेक्स्ट है मानव धर्म का ज्ञान। मानव धर्म का ज्ञान, तो एक शिक्षक को सदैव ही यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं वह मानव धर्म के अनुसार कार्य करे और समाज में भी मानव धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। तो शिक्षक का यह कर्तव्य है कि समाज के व्यक्तियों में यह धारणा प्रचलित करे कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, मानव का कल्याण है, अर्थात जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, विकलांग है या वृद्ध है, इन व्यक्तियों का सहयोग करना मानव समाज का प्रमुख धर्म है। अतः इन्हें भी अपने परिवार का सदस्य समझते हुए इनकी भावनाओं को समझना चाहिए, जितना बन सके इन्हें सहयोग देना चाहिए ताकि ये भी समाज की विकास धारा के मुख्य विकास धारा के साथ
और समाज के अंदर सम्मानित जीवन जी पाए। तो जिससे प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सहायता करने, उनको विकास के अवसर प्रदान करने का पुण्य का जो कार्य है, यह उसे समझना चाहिए समाज के व्यक्तियों को। इससे समाज में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के प्रति जो पूर्वाग्रह है या रूढ़िगत संबंधी धारणाएं हैं, वह स्वतः ही समाप्त होंगी, क्योंकि जब सकारात्मक दृष्टिकोण इन व्यक्तियों के साथ रखा जाएगा तो ये भी समाज में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। लास्ट हेडिंग है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का स्वरूप बहुआयामी होना चाहिए। अभिप्रेरणा का स्वरूप बहुआयामी होना चाहिए। प्रथम, शिक्षक को शारीरिक रूप से अक्षम छात्र छात्राओं को प्रेरित करना चाहिए कि वह वो सभी कार्य कर सकते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, और समाज में उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस प्रकार श्रीमती दीपा मलिक शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी उन्होंने समाज के अंदर अपनी मुख्य भूमिका अदा की है तथा आज उनका जो नाम है सम्मानित व्यक्तियों में लिया जाता है। तो इस प्रकार द्वितीय, समाज के व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए कि यदि विकलांग या शारीरिक रूप से अक्षम छात्र आगे बढ़ता है तो समाज का भी नाम होता है। जैसे कि श्रीमती दीपा मलिक जी ने अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन किया है। स्वयं शिक्षक को भी प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि जब वह विकलांगों एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सामान्य छात्रों की भांति कार्यों को संपन्न करते हुए देखता है तो उसे खुशी होनी चाहिए कि वह भी इन व्यक्तियों के साथ सामान्य रूप से भाग ले सकता है। तो शारीरिक रूप से अक्षम छात्र छात्राओं के लिए जो विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक इनके लिए इंडोर गेम का संचालन करवा सकता है, जिसे खेलकर ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। अतः शिक्षक का ये कर्तव्य है कि इन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए कि वे समाज के अंदर किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, वह भी सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य कर सकते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी तथा ये समाज के अंदर बढ़ चढ़कर कार्यों में भाग ले पाएंगे। तो इस प्रकार जो शिक्षक है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों या विकलांग व्यक्तियों या वृद्धजन व्यक्तियों के बारे में जो पूर्वाग्रह की धारणाएं प्रचलित हैं या रूढ़िगत धारणाएं पाई जाती हैं, इन्हें दूर करने हेतु वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक शिक्षक को अपने उत्तरदायित्व की भावना का ज्ञान होना चाहिए और समाज के अंदर इन व्यक्तियों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए इन्हें समाज में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जितना बन सके, चाहे वो शिक्षक को अपने जिम्मेदारी है या समाज से जितना बन सके इन व्यक्तियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए और इन्हें भी अपने परिवार का सदस्य मानते हुए इनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए आत्मीयता का दृष्टिकोण रखते हुए इन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इस प्रकार एक शिक्षक के द्वारा इनकी समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।